नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप इस वक्त देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम गोष्ठी। और आज हम हैं हैदराबाद यूनिवर्सिटी के खूबसूरत प्रांगण में, जहां पर मौजूद है सामुदायिक रेडियो बोल हैदराबाद 90.4 FM। और आज जिस खास चर्चा के लिए हम लोग सब इकट्ठा हुए हैं यहाँ पर, वो बहुत अहमियत रखता है आपके और हमारे जीवन में, जिसकी बूंद बूंद कीमती है। जी हाँ, बात पानी की। और देश के कई इलाकों की तरह हैदराबाद में भी पानी की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है और बढ़ती आबादी और घटते वन क्षेत्र के चलते शायद ये दिक्कत और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो क्या कुछ किया जा सकता है पानी की समस्या से पार पाने के लिए, खासकर हैदराबाद और आंध्र प्रदेश में? इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ बेहद ख़ास लोगों का एक पैनल भी है। हमारे साथ हैं प्रोफेसर विजय प्रसाद डिमरी, जो कि देश के जाने माने भूगर्भ शास्त्री हैं और हाल ही में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री सम्मान से भी नवाजा है। प्रोफेसर डिमरी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा हमारे साथ हैं डॉक्टर कंचन मलिक, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन में, और आपने सामुदायिक रेडियो पर एक एक्सटेंसिव रिसर्च वर्क किया है। आपका बहुत बहुत स्वागत है कंचन जी। इसके अलावा हमारे साथ हैं प्रोफेसर पी वेंकटेश्वर राव, जो कि वाटर रिसोर्सेज पे बहुत काम कर चुके हैं और इस वक्त जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन के डायरेक्टर हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रोफेसर राव। और आपसे हम बातचीत करेंगे कि वाटर रिसोर्सेज को दोबारा रिवाइव करने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है। लेकिन सबसे पहले चर्चा की शुरुआत करना चाहूँगा मैं प्रोफेसर डिमरी साहब आपसे। क्या दिक्कतें लगती हैं जब हम बात करते हैं, क्योंकि मैं अखबारों में अक्सर पढ़ते रहता हूँ कि हैदराबाद में जो वाटर लेवल है वो खासकर लगातार घटता जा रहा है, और जो घट रहा है उसके बावजूद जो लोगों को पानी मिल पा रहा है बचा खुचा, वो भी कंटैमिनेटेड है। आप इस फील्ड में कई दिनों से काम कर रहे हैं, आप पर किस तरह की समस्याएं आती हैं और आप लोग किस तरह का काम कर रहे हैं इसमें? देखिए, जो पानी है दो सोर्स से मिलता है। एक तालाब से यहाँ पे, या दूसरा नदियों से या नालों से जनरली पानी का स्रोत है, और दूसरा हैदराबाद में ग्राउंड वाटर से मिलता है। अभी जो हो रखा है, जैसे तालाब की बात की मैंने, वो काफ़ी पोल्यूटेड हो रखे हैं, और ग्राउंड वाटर से ही हम लोग अभी पानी मिलता है हम लोग को यहाँ पे। और वैसे जो यहाँ पे कृष्णा और गोदावरी से भी पानी यहाँ पे आता है, पर बहुत यहाँ पे जनसंख्या बढ़ी है और काफ़ी डेवलपमेंट हो रहा है, तो पानी की कमी महसूस होती है। जो ग्राउंड वाटर है वो डिपेंड करता है कि कितना पानी, कितना बारिश हुई है। और ये इस तरह का एक तरह का सवाल है कि आपने कितना बैंक में पैसा रखा और कितना निकाला। यदि बैंक में आपने पैसा सभी निकाल दिया तो वहाँ कुछ बचा नहीं। उसी तरह जब बारिश होती है तो उस पानी को यदि आपने ग्राउंड वाटर में ठीक ढंग से रखा है तो आपको ग्राउंड वाटर अच्छा रहेगा। हुआ क्या यहाँ पे कि बारिश तो खूब हुई है, और लास्ट 100 वर्ष में यहाँ पे पानी जो बारिश हुई है उसका रिकॉर्ड बिल्कुल एवरेज है, ज़्यादा न बढ़ा है न कम हुआ है। परंतु एक्सप्लॉयटेशन कुछ बढ़ गया है यहाँ पे, जिसकी वजह से पानी की कमी महसूस हो रही है। इसकी वजह ये भी हो सकती है कि काफ़ी हमने जो हमारे पौंड थे, जो हमारे यहाँ पे जैसे तालाब थे, उसको भी हमने धीरे धीरे उसमें बिल्डिंगें बना दी, और जो नेचुरल रिसोर्सेज थे, जैसे जो पानी का जो तालाब था, वो भी सूखे पड़ गए हैं। तो इसकी वजह से ग्राउंड वाटर जो हमने पानी निकालने से, वो ग्राउंड वाटर अब धीरे धीरे नीचे जा रहा है। पर अभी भी ये अलार्मिंग स्थिति नहीं है। अभी भी जैसे बहुत सारे साधन हैं, इनको ठीक किया जा सकता है। बिल्कुल, यानी कि अभी भी वक्त है। यदि अभी भी हम लोग चेत गए तो शायद हम जो बचा खुचा पानी है उसको बचा लेंगे, और आने वाली पीढ़ियाँ शायद इस तरह की दिक्कतें ना फेस करें जिस तरह की आज लोग फेस कर रहे हैं। डॉक्टर कंचन, आपके पास में आना चाहूँगा। एक गृहिणी होने के नाते और अपने आसपास पे जो आपने ऑब्जर्व किया है, उस लिहाज से यदि मैं आपसे बात करूं तो क्या अब तक का ऑब्जर्वेशन आपका रहा है पानी को लेकर? खासकर हम लोग जिस बिल्डिंग में रहते हैं वहाँ पानी की दिक्कत नहीं आती है। ये शायद थोड़ा एडवांटेज है आजकल, ये जो गेटेड कम्युनिटीज़ बन गई हैं जहाँ सब फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, वहाँ पर पानी को लेकर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। बट जहाँ हमारी बिल्डिंग है उसके बिल्कुल पास में इट ओवरलुक्स अ विलेज। एक्चुअली वो विलेज में ही बिल्डिंग बनाई गई है, तो बिल्कुल साथ में विलेज है, जहाँ से अगर आप निकलें तो आपको पता चल जाता है कि कई दिन वो पानी वगैरह जो है वो प्लांट्स को या और चीज़ों को दे रहे होते हैं, और कुछ दिन वो सिर्फ भटक रहे होते हैं इधर उधर पानी जो है अपने घर में पीने का पानी इकट्ठा करने के लिए। मैं पहले एक और जगह जो दूसरी साइड पे है हैदराबाद की, वहाँ रहती थी। वहाँ जो पीने का पानी है, जिसको हम सब यहाँ पर मीठा पानी या मंजीरा पानी बोलते हैं,
वो 2 दिन में एक बार आता है और एक पाइप से आता है जहाँ सबको जाके कलेक्ट करना पड़ता है। ये जो मेरे घर में आकर जो लोग काम करते थे वो हमें बताते थे, तो वो दिक्कत रहती है। और जो बोर वाला पानी है, जो ग्राउंड वाटर है, वो उनके टैंक में आता है। अगर ख़त्म हो जाए फिर उनको मतलब पीछा करना पड़ता है लोगों का कि इसको वापस वहाँ दिया जाए। तो दिक्कतें तो पानी की यहाँ बहुत हैं और सुनने में काफ़ी आती हैं। यूनिवर्सिटी के हमारे स्टूडेंट्स भी उस दिन बता रहे थे, यहाँ एक यूजीसी टास्क फोर्स आई थी तो गर्ल्स हॉस्टल्स के बारे में वहाँ बात हो रही थी। तो कई बार ऐसा सुनने में आया है कि पानी की दिक्कत होती है, कुछ दिन तक पानी नहीं आता, या पीने के पानी खासकर का बहुत यहाँ पे प्रॉब्लम रहता है। प्रोफेसर राव, डॉक्टर कंचन ने जो बात कही, 2 बातें उन्होंने कही हैं और वो तब कह रही हैं जब वो हैदराबाद जैसे एक बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड शहर में रहती हैं और एक अच्छी कम्युनिटी में रहती हैं, तो शायद उनको इतनी दिक्कतें नहीं फेस करनी पड़ रही हैं। लेकिन जो उन्होंने कहा कि उनके पास वाला जो एक गांव है वहाँ पर लोगों को दिक्कतें आ रही हैं, ये जो डिफरेंस है, एक जगह पानी की बिल्कुल कमी है, लोग बिना पानी के त्राही त्राही कर रहे हैं और उसके ठीक बगल में एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है जहाँ पर शायद स्विमिंग पूल भी होगा और लोगों के घर में पानी की कोई कमी नहीं है। ये जो डिफरेंस है इसे कैसे पाटा जा सकता है? Actually, when there was a groundwater very nearer, everybody will get water. जब नीचे रहता है ना, very within 1 or 2 meters. But as the development occurs, what is the development? Development means raising the buildings, making roads, and लोग ज़्यादा इधर आता है, शहर में सेटल हो जा रहे हैं। So हर लोगों को पानी चाहिए, so draw more and more water from the ground. Surface water supply बहुत कम है। I think Hyderabad is getting around 300 to 400 million gallons per day, लेकिन actual requirement बहुत ज़्यादा है, sometimes 600 gallons per day. So they pump lot of groundwater. So when we settle first, we just get water within from 10 meters or 7 meters. But when the population increases, they draw more and more water, water table will go down. बिल्कुल, आपने बहुत सही मुद्दा उठाया प्रोफेसर वेंकटेश्वर, और मैं यहाँ पर एक आंकड़ा भी आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। 2012 की ये रिपोर्ट है। 110 फ्री टैंकर्स दिए जा रहे, सप्लाई किए जा रहे थे मुख्तलिफ इलाकों में हैदराबाद के, और 450 पेड टैंकर, यानी कि आप पैसा देके जो पानी मंगाते हैं वो 450 टैंकर से मंगा सकते हैं, और 110 गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से फ्री में टैंक स्प्रेड करने का फैसला किया था। लेकिन वो पिछले साल अचानक से बढ़ गया और 5 चक्कर जो मारा करते थे टैंकर, उनकी जो ट्रिप्स हैं वो अचानक 10 हो गई, यानी कि ठीक दुगना पानी सप्लाई करना पड़ा। ये 2012 की रिपोर्ट है। गर्मियां आने वाली हैं, शायद इसी तरह की सिचुएशन अभी आने वाली है। इस पर क्या कुछ किया जा सकता है गवर्नमेंट लेवल पे, कम्युनिटी लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे, इस पे भी हम बात करेंगे और साथ ही साथ दूसरे पहलुओं पर भी बात करेंगे। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटेंगे इन तमाम पहलुओं पर तो बात करेंगे ही, साथ ही साथ पानी कम तो हो ही रहा है, साथ ही साथ गंदा भी हो रहा है, यानी कि जो बचा कुचा पानी हम लोग पी पा रहे हैं, क्या वो साफ है? क्या उसमें बीमारियां हैं? क्या उसको पीकर फ्लोरोसिस और कैंसर जैसी बीमारियां हो रही हैं? इनसे बचने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है? हम अपने तमाम जो पैनलिस्ट हैं उनसे बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं कार्यक्रम गोष्ठी, और आज हम बात कर रहे हैं पानी की। इस वक्त हम हैदराबाद में हैं और हैदराबाद में लगातार ये सुनने को मिल रहा है कि ग्राउंड वाटर लेवल लगातार घट रहा है और आसपास के इलाकों में कुछ ऐसी बीमारियां भी पनप रही हैं जो पानी से हो रही हैं। इनसे बचने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, इस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। और अब मैं प्रोफेसर राव आपके पास आना चाहूँगा वापस। एक आंध्र प्रदेश ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट की एक रिपोर्ट थी 2010 की, उसमें कहा गया कि शमशाबाद, हैदराबाद, समीरपेट, मेडचल और किसारा ये ऐसी जगह हैं जहाँ पर पानी का जो लेवल है वो ओवर एक्सप्लॉयटेड कैटेगरी में है, और कुछ इलाकों में निकिल और कैडमियम जैसे केमिकल्स भी पाए गए हैं, और वो है और वो काटेगन और नाचाराम जैसे इलाकों में जो कि हैदराबाद से एकदम जुड़े हुए हैं। यानी कि यहाँ पर भी इस तरह के केमिकल्स यदि मिल रहे हैं तो वाकई में ये चिंता का विषय है, और इसके लिए सरकार क्या कर सकती है? सरकार कैन डू द सप्लाइंग ऑफ मोर सरफेस वाटर बिकॉज ग्राउंड वाटर इज ऑलरेडी पोल्यूटेड. Treating groundwater is expensive. That is very expensive, treating groundwater. And हर कॉलोनी में एक रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट भी लगा सकते हैं. ऑलरेडी द प्राइवेट पीपल आर डूइंग इट एंड दे आर सेलिंग इन बॉटल 15 रुपीज़ से 25 रुपीज़ 30 रुपीज़ तक भेज रहे हैं. सो
for poor people, but they cannot buy this type of costly water. So, government can install these reverse osmosis plants, they can treat this groundwater and then supply. That's one thing. Next thing is rainwater harvesting, individual rainwater harvesting. They can recharge, they can use it for recharge, or they can harvest, they can divert that rainwater into a sump. बिल्कुल बिल्कुल रेन वाटर हार्वेस्टिंग पे भी बात करेंगे इस वक्त, लेकिन हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं इस वक्त, उनका सवाल ले लेते हैं, वो क्या कुछ जानना चाह रहे हैं। जी आप अपना नाम बताइए और कहाँ से बोल रहे हैं बताइए और अपना सवाल पूछिए। मेरा नाम नाजनीन है और मैं उपल से बोल रही हूँ। तकरीबन 4-5 साल से बोरिंग का पानी पी रहे हैं और उसे हम किसी भी तरह से फिल्टर नहीं कर पा रहे हैं, या हमारे पास उस तरह का कोई भी साधन मौजूद नहीं है। तो मेरा सवाल सरकार से सिर्फ इतना ही बनता है, अपनी जनता को या अपने नागरिकों को पीने का साफ पानी मुहैया कराने की जिम्मेदारी सरकार ये जवाब दे कि वो किसकी है। जी बिल्कुल वाजिब सवाल इन्होंने पूछा और शायद इस पर ही हम बहस भी कर रहे हैं कि अच्छी क्वालिटी का वाटर या फिल्टर्ड वाटर शायद एक जो मिडिल क्लास का आदमी है या उससे अपर क्लास का आदमी वो ले सकता है, लेकिन गरीब आदमी क्या करेगा? क्या ये गरीब आदमी की गलती है कि वो एक ऐसे इलाके में रह रहा है जहाँ पर उसको साफ पानी मुहैया नहीं हो रहा है? सरकार क्या कुछ कर सकती है सर इसमें? नहीं, सरकार को बिल्कुल कुछ करना चाहिए और उसका हम मतलब जो पानी अवेलेबल है वही पानी पिएगा आदमी, और इसके लिए सरकार को ज़रूर कुछ करना चाहिए। पर सोसाइटी की एक ड्यूटी बनती है कि जो बारिश का पानी आता है उसको किसी तरह हम लोग अपने पास रखे रहें। तो ये लोकल लेवल पे भी कर सकते हैं या स्टेट लेवल पे भी कर सकते हैं या पूरी हैदराबाद वाले भी कर सकते हैं। जैसे जिस मोहल्ले में मैं रहता हूँ हैदराबाद में, वो हम लोग खुद इसको पानी को रो सकते हैं, अपने घरों में पानी रो सकते हैं और उसको ज़मीन के अंदर डाल सकते हैं। खुद हैदराबाद की जो टोपोग्राफी इतनी अच्छी है इसकी वाटर हार्वेस्टिंग के लिए, ये यहाँ पे बिल्कुल आराम से किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ की जो टोपोग्राफी है अनइवन है। जैसे बहुत सारे शहर हैं जहाँ की बिल्कुल इवन होता है, टोपोग्राफी बिल्कुल एक ही रहती है। यहाँ पे एलिवेशन काफ़ी है तो कैचमेंट एरिया ज़्यादा बढ़ जाता है, तो जब जितना पानी बारिश का आता है उसको एक जगह पे इकट्ठा किया जा सकता है, और ये तो मोहल्लों में हो सकता है, किसी बड़े एरिया में हो सकता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बात बोली सर, लेकिन क्या ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो हार्वेस्टिंग के बारे में लोगों को बताए? शायद आप इस फील्ड में हैं और हम आप एक ऐसे तबके से आते हैं कि जो लोग जानते हैं कि वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है, फिर भी हम लोग नहीं कर रहे हैं। तो उन लोगों से हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं जिनको ये पता ही नहीं है कि वाटर हार्वेस्टिंग है? सवाल यही है कंचन जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या सरकार को जागरूकता फैलाने के लिए, लोगों को बताने के लिए कुछ करना नहीं चाहिए? मैं यही कहने लगी थी कि जो अभी आपने बात कही है कि जो पानी हमारे घर में आ रहा है वो साफ़ नहीं है, यही पहले तो जानकारी नहीं है कई लोगों की। ये जो मैंने अभी आपको बताया था कि मंजीरा का पानी पाइप से आता है, जो लोग अपने डिफरेंट जो उनके बर्तन है उसमें इकट्ठा करते हैं, वो उसको भी फिल्टर करने के लिए या बॉयल करने के लिए नहीं देते, क्योंकि वो मीठा पानी है, वो ऐसे ही कंज्यूम होता है। अब उसमें प्रॉब्लम है, ये वाली बात उनको नहीं मालूम। तो पहली जानकारी तो यही पहुंचानी पड़ेगी कि जो पानी हम लोग ले रहे हैं या पी रहे हैं उसमें दिक्कत है, और उस दिक्कत को दूर करने के लिए क्या करना ज़रूरी, क्या करना चाहिए। इसके अलावा सर, इसके अलावा पानी से जो रोग हो रहे हैं, मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि आंध्र प्रदेश में खासकर जो फ्लोराइड्स हैं वो लगातार बढ़ता जा रहा है, और एक मानक ये है कि 1.5 ppm से ज़्यादा यदि फ्लोराइड की मात्रा है पानी में तो वो घातक है। लेकिन मैं बात भी कर रहा था अभी और मैं पढ़ भी रहा था कि कई इलाके ऐसे आंध्र प्रदेश में जहाँ पर 7 point something ppm है फ्लोराइड का मौजूद। तो ऐसे में बीमारी होना लाजमी है और लोग बीमार हो भी रहे हैं। क्या कुछ किया जा सकता है और किस तरह से लोगों को फिर वहाँ से हटाया जाए, रिहेबिलिट किया जा सकता है? In the fluoride hit areas, the best option is to supply the surface water from the nearby reservoirs or Krishna or Godavari or something. But individual level, हर आदमी रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। वो पंचायती राज डिपार्टमेंट अभी कर रहे हैं, वो भी दे आर डिजाइनिंग वन स्मॉल टैंक एंड देन रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग. They can store in their individual house, they can drink that. Just now I told that पूरा गांव के लिए एक रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट भी इंस्टॉल कर सकता है. Philanthropists, they are already installing in villages. They are taking, that is very successful program. Today in Andhra Pradesh, most of the villages they got, but some villages still they didn't get. So that is another thing. Another thing is this fluoride water mostly from deep bore wells. शैलो बोरवेल्स में नहीं है, शैलो वेल्स में नहीं है. तो आप रिचार्जिंग करें तो द ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो ग्राउंड वाटर, शैलो ग्राउंड वाटर, देयर इज नॉट मच फ्लोराइड.
बेसिकली फ्लोराइड ऑरिजिन इसमें रॉक्स में रहता, ऑरिजिन इसका रॉक से आता। तो इफ यू रिचार्ज मोर एंड मोर वाटर इनटू द ग्राउंड वी कैन अवॉइड फ्लोराइड। बिल्कुल, आपने रिचार्ज की बात करी और बीमारियों की बात की, इससे संबंधित एक सवाल इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, एक सवाल ले लेते हैं। जी, अपना नाम बताएं, आप कहां से बोल रहे हैं और आपका सवाल क्या है? जी, मैं अनंत बोल रहा हूँ शेरलिंगमपल्ली से। जो पानी की वजह से जो बीमारियां होती है उनकी इलाज कराने के लिए आम लोगों के पास तो पैसे तो होते ही नहीं है, क्योंकि पानी गंदा है। वो गलती हमारी कैसी होगी? क्या इसके लिए सरकार को कुछ कानून या कुछ स्कीम नहीं लाना चाहिए ताकि उसको जो बीमारी से गुजर रहा है उसको कुछ सहायता मिले सरकार की तरफ से? उनका गलती तो है ही नहीं है। जी बिल्कुल, यानी कि जो बात हम कह रहे थे, शायद उनका प्रश्न भी वही है कि अगर पानी से होने वाले रोग उन्हें हो जाते हैं और वो ऐसे कम्युनिटी से आते हैं जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते उसका इलाज करवाना, तो क्या सरकार को कोई नीति नहीं बनानी चाहिए? इनका सवाल यही है कि क्या सरकार को कोई ऐसी नीति नहीं बनानी चाहिए कि जो रोग हो रहे हैं पानी से, उनके इलाज के लिए कुछ उनको मदद मिले? बिल्कुल, सरकार को आगे आना चाहिए। और जो जैसे फ्लोरोसिस जहाँ पे है, यहाँ पे नलगोंडा डिस्ट्रिक्ट में आंध्र प्रदेश के काफ़ी अधिक है, वहाँ पे मैं जा भी चुका हूँ। मैं देखता हूँ 20 साल का आदमी 40 साल के आदमी की तरह लगता है, तो और जब चलने में उसको तकलीफ़ होती है, तो उसकी तो कोई गलती नहीं है। सरकार को आगे आना चाहिए, उनको बिल्कुल इलाज के लिए पैसा देना चाहिए। पर उसके साथ साथ हम लोगों को भी कुछ इसमें, जो लोग इस पर फील्ड में काम कर रहे हैं, सोचना चाहिए कि वहाँ पे पानी जो है, जो पानी जैसे नलगोंडा में है, पानी वैसे ही कम गिरता है, वहाँ पे 40 इंच पूरे साल में गिरता है, हैदराबाद में ज़्यादा गिरता है। उन जगहों पे कुछ और व्यवस्था की जानी चाहिए, जैसे कि बाहर से पानी लाया जाए या और कोई और ढंग से काम किया जा सकता है। मैम, आपका ऑब्जर्वेशन क्या है? क्या मैं ये कहना चाह रही थी, सरकार जो है वो क्या करना चाहिए, उनके पास उसकी पॉलिसी रहती है, इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ी दिक्कत आती है। मुझे लगता है वो सोचते हैं और कुछ करना चाहते हैं, लेकिन जैसे हम एक गांव में गए थे जहां, जो सर ने बताया अभी, रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट लगा हुआ था, लेकिन वो चलता नहीं है। तो लोग फिर वही पानी पीते हैं, और वो लोग जो सरकार वाले वहाँ आते हैं उन लोगों के से बात करने के लिए, वो भी कभी उस गांव का पानी नहीं पीते। लेकिन जो लोग हैं उनको वही पीना पड़ता है, क्योंकि प्लांट तो लगा दिया लेकिन चल नहीं रहा, या बिजली नहीं है, या वो उसमें कोई टेक्निकल डिफेक्ट आ गया और फिर पानी में फ्लोराइड आ जाता है। जी, यानी कि प्लांट लगा दिया, ये भी बता दिया कि हम आपके लिए कर रहे हैं, लेकिन उसके इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पे खासी दिक्कत है। इस पर भी हम बातचीत करेंगे मैम। अगले सेगमेंट में जब हम आएंगे तो इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर ज़रूर बात करेंगे कि सरकारी नीतियां लागू तो हो जाती हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है। जैसा अभी बात चल भी रही है कि वहाँ पर प्लांट्स में ये व्यवस्था कर दी गई कि लोग इस तरह की बीमारियों से बचें, उनको साफ पानी मिले, लेकिन एक बार इंस्टॉल होने के बाद जो सरकारी बेरुखी सामने आती है, शायद उससे ज़्यादा लोग हर्ट होते हैं और उससे ज़्यादा लोगों को परेशानी होती है। इस पर बातचीत करेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम गोष्ठी, और आज हम हैं हैदराबाद में, बोल हैदराबाद 90.4 कम्युनिटी रेडियो स्टेशन में, और हम बातचीत कर रहे हैं पानी पर। पानी से जो रोग हो रहे हैं और पानी जो लगातार घटता जा रहा है हैदराबाद और आसपास के इलाकों में, उस पर हम बातचीत कर रहे हैं। मैम, मैं आपके पास वापस आना चाहूँगा। जो आप अभी कह रही थी, ये अब तक जो हुआ, सरकार ने जो कुछ किया, लोगों ने जितना सहा और जितना जागरूक हुए नहीं हुए, ये सब अलग। अब आगे क्या किया जा सकता है? आप सामुदायिक विकास के क्षेत्र में बहुत दिनों से काम कर रही हैं और कम्युनिटी रेडियो में तो आप महारत हासिल किए हुए हैं। क्या कम्युनिटी रेडियो के माध्यम से या इस तरह के एफर्ट से हम लोग इस खासकर पानी की जो समस्या है उसको हम पार पा सकते हैं उससे? इस सवाल को मैं इस प्रकार से लेना चाहूँगी कि क्योंकि हम लोग कम्युनिकेशन की फील्ड में हैं, तो उसमें क्या किया जा सकता है। और जैसे आपने बताया, इसको सामुदायिक रेडियो से कनेक्ट करने में, तो दो चीज़ें सामुदायिक रेडियो कर सकता है। एक कि लोगों की आवाज़ जो है वो सरकार तक पहुँचाए, उनकी जो समस्याएं हैं वो उसके बारे में वो लोग आकर खुद रेडियो स्टेशन के ऊपर बात कर सकें। तो एक, ताकि ये चीज़ें इन चीज़ों, ये उनकी समस्याएं हैं, डेली समस्याएं जो हैं, इसके बारे में बात करने को उनको एक प्लेटफॉर्म मिल जाए। तो एक तो ये काम कर सकता है सामुदायिक रेडियो। दूसरा, जो सभी लोगों ने यहाँ अभी बात की कि जो जानकारी है इन बातों के, इन चीज़ों के बारे में, पानी के बारे में,
क्या फैसिलिटीज़ सरकार दे रही है उसके बारे में भी, और उन फैसिलिटीज़ को आगे मतलब वो उसका फ़ायदा लोगों तक पहुंच रहा है या नहीं, इस सब के बारे में भी प्रोग्राम जो हैं वो स्टेशन के ऊपर बनाए जा सकते हैं। तो ये एक काम है जो मीडिया कम्युनिकेशन या सामुदायिक रेडियो कर सकता है। और आजकल एक ख़ास चीज़ और जो चल रही है वो ये कि कुछ भी समस्याएं अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो उन समस्याओं पे काम कर रही है तो रेडियो उनके साथ भी जुड़ता है, रेडियो उनके साथ भी जुड़ता है। और शायद ये कम्युनिटी रेडियो के माध्यम से हम उस व्यक्ति तक पहुंच सकते हैं जो अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ है, जहां तक शायद किसी की नज़रें नहीं जाती हैं। तो ये एक अच्छी पहल हो सकती है। लेकिन सर, ब्रेक से पहले जो सवाल रह गया था, इम्प्लीमेंटेशन के स्तर पर आपने सरकारी विभागों में काम किया है और नीतिगत फैसलों में भी आपकी दखलंदाजी शायद रही हो, और आपकी रिपोर्ट्स को पढ़कर, आपकी बुक्स को पढ़कर, आपके रिसर्चेस को पढ़कर शायद सरकारी नीतियाँ भी तय करती हैं। इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पे जो प्रॉब्लम है उससे कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं? नहीं, पॉलिसीज़ तो गवर्नमेंट बनाती है और उसको एग्जीक्यूशन भी होता है, परंतु कभी कभी क्या होता है कि वो कम्युनिकेशन गैप्स हो जाता है। और मैडम जो कह रही हैं कम्युनिकेशन गैप ना हो तो अच्छा, मतलब कम हो, जिससे कि बताया जाए कि अवेयरनेस जिसे हम कह रहे हैं इसमें कि बताइए पानी जो का एक ही सोर्स है वो है बारिश। उस बारिश से एक बूंद भी उसको बचाया जाए किसी तरह भी, चाहे उसको रोका जाए और या उसको ज़मीन के नीचे गाड़ दिया जाए, तो वही एक सोर्स है, उसी से आपको पानी पीना है, कोई दूसरा सोर्स नहीं है। पानी का एक ही सोर्स है वो बारिश। इसको हमें देखना होगा कि चाहे आप किसी ढंग से उसको अपने रोकना है। जी, इसको रोकना है, और इसको रोकने के लिए सरकारें क्या कुछ कर सकती हैं और हम खुद क्या कुछ कर सकते हैं, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन एक इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, उनका सवाल भी ले लेते हैं। जी, अपना सवाल पूछिए और अपना नाम बताइए और कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं बापू नगर से श्रीनिवास बोलता जी। जी। हमारे यहाँ पीने को पानी नहीं, लेकिन बगल में मल्टीप्लेक्स बनता और उसमें स्विमिंग पूल बनता जी। ये कैसा इंसाफ है जी सरकार का? जी, बहुत अच्छा सवाल आपका और शायद रिलेवेंट भी है। ये कह रहे हैं कि पीने का पानी नहीं है हमारे यहाँ, जो मैं बात कर रहा था शायद पहले भी, कि उनके पास पीने का पानी नहीं है, लेकिन मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग में स्विमिंग पूल की व्यवस्था ज़रूर हो जाती है। महाराष्ट्र में अभी अकाल पड़ा है और कई रिसर्चेस भी ये बताती हैं कि आसपास के इलाकों में, विदर्भ के और बाकी के इलाकों में कई ऐसे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जहाँ पर लोगों को ये वादा किया जा रहा है कि हम आपको स्विमिंग पूल देंगे और एक्सेस वाटर देंगे। दूसरी तरफ अकाल पड़ रहा है, शायद इससे जुड़ा हुआ इनका सवाल था। ये कैसे हम क्योंकि ये तो सरकार की नीतियाँ हैं, सरकार यदि खुद इन मामलों में सीरियस नहीं है तो फिर हम आम आदमी से क्या उम्मीद कर सकते हैं? According to our constitution, drinking water has to be supplied by the government. That is the right of every citizen. Okay, आप अभी बता रहा है, एक हाई राइज बिल्डिंग आ रहा है पास में और बगल में वेरी लो लेवल well has got dry, so he has got every right to go to the court. Of course, courts में poor man cannot go to the court, and then so the problem is government should come to his rescue, or the person who has drawing more water nearby his well, you should supply some water to these poor people also, and government should take care of all these people, because drinking water is a right of everybody. Government has a responsibility to supply according to our constitution. यानी कि ये सरकार की जिम्मेदारी है और आम आदमी का अधिकार है कि उसको साफ पानी मुहैया करवाया जाए और पर्याप्त पानी मुहैया कराया जाए। आपको लगता है कि ये शायद सर महाराष्ट्र के बारे में बोलना चाहूँ। जी 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 जी। महाराष्ट्र में क्या है कि वहाँ वोल्केनो जो ऊपर से लगा उसे हम दक्कन वोल्केनिक प्रोविंस का दक्कन वोल्केनो है, और ऐसा लगता है कि इसके नीचे पानी नहीं है, पर है क्या, अभी जो हम जियोफिजिकल स्टडीज़ किए हैं हमारे इंस्टीट्यूट में भी लोगों ने किया कि उसके नीचे पानी है। तो जो जनरल मास है वहाँ पे, जनरल पब्लिक है या वहाँ के गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं, उनसे भी मेरी बात हो चुकी बहुत बार, वो सोचते हैं कि जब पानी नहीं है तो नहीं है, पर ऐसा नहीं है। महाराष्ट्र में उस लेयर के नीचे जो कि हार्ड लेयर है, जो कि खोदने में मुश्किल होता है, ड्रिल करने में मुश्किल होता है, पर पानी उसके नीचे है वहाँ पे, और बहुत पानी है महाराष्ट्र में भी। तो वो ये कैसे फिर इसको हम सामने ला सकते हैं, इस फैक्ट को कैसे सामने लाएंगे? ये जियोफिजिकल मेथड है जिससे कि मालूम किया जा सकता है कितना रॉक, कितने उसके फ्यू हंड्रेड। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि सरकार को कौन बताएगा ये इस तरह की चीज़ें, क्योंकि ये फैक्ट फाइंडिंग चीज़ें आप लोग करते हैं, लेकिन आपके रिसर्च सरकारें तो शायद पढ़ रही होंगी, लेकिन आप बता रहे हैं कि महाराष्ट्र के जो नीचे पानी है, आमतौर पर बिल्कुल आपने सही बात कही कि धारणा ये है कि वहाँ पानी नहीं है,
हाँ, क्योंकि जो रॉक है इतनी हार्ड है, जब कोई भी ड्रिलिंग करता है तो ड्रिल में उसको कहता है भाई बहुत हार्ड रॉक है, हम नहीं कर सकते आगे। वो 100 फीट के बाद कहता है पानी है ही नहीं, इसमें आ ही नहीं रहा। पर है क्या कि जो थिकनेस है उसकी हार्ड रॉक की, वो किसी किसी जगह पे कुछ 100 मीटर्स में है, कुछ जगह ज़्यादा है, ईस्ट में कम है। जैसे आपके जो उस्मानाबाद है इस साइड से, या और नागपुर है, तो इधर थिकनेस कम है। यहाँ ज़रूर पानी उस हार्ड रॉक के नीचे पानी काफ़ी है, और वो आजकल हम लोग रिसर्च कर रहे हैं उससे। NGRI जो जिस इंस्टीट्यूट को मैं आता हूँ, हमारे साइंटिस्ट वहाँ जाते हैं, और हमने वहाँ के लोगों से भी बहुत बात की, IAS ऑफिसर लोगों से भी। नांदेड़ एक जगह है, हम गए थे नांदेड़ लास्ट ईयर, वहाँ के IAS ऑफिसर से बात की कि आपके यहाँ पानी है, परंतु आपको उस जो परत है, हार्ड परत है, उसके नीचे पानी है, उसमें आप कोशिश कीजिए, वहाँ आप ड्रिल कीजिए। और एक सवाल मैं ज़रूर आपसे पूछना चाहूँगा, ये जो बातें आपके साइंटिस्ट जो हैं ग्राउंड ज़ीरो पे जाकर रिसर्च करते हैं, लोगों को बताते हैं, क्या पूरी तरह से सपोर्ट मिलता है गवर्नमेंट का? और जो आप लोग बताते हैं, क्या सरकार उस पर विचार करती भी है या सिर्फ कागज़ों में दब के रह जाती है चीज़ें? नहीं, हम लोग तो बताते हैं, जैसे आपने बताया कि IAS ऑफिसर थे वहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, नांदेड़ में हम गए थे, तो हमने उनको बताया कि इसके नीचे पानी है, इस पर आप जियोफिजिस्ट हमसे पूछिए, NGRI वालों से पूछिए। वो आए हमारे पास और हमने उनको बताया यार अब वहाँ पे पानी है जिस जगह की मैं बात कर रहा हूँ। यानी कि आपकी बातों को माना गया और वहाँ पर पानी अब पानी है, लोग बहुत खुश हैं। उन लोगों ने हमको लेटर लिखे हैं, मराठी में लेटर आया है कि आपने हमारे लिए, तो जो कि हम यहाँ के लोग कहते थे यहाँ पानी है ही नहीं, और अब यहाँ पानी है, तो वो हम मराठी में लेटर है हमारे पास, और बहुत खुश हैं वहाँ के लोग जी। यानी कि मैम साइंटिस्ट अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं और लोगों को ये बता रहे हैं कि ये व्यवस्था हो सकती है, इसका ऑल्टरनेटिव ये है। लेकिन जो सर बात कह रहे थे कि आम आदमी का अधिकार है पानी, उसको पानी की ज़रूरत, जितनी ज़रूरत है, साफ़ पानी की ज़रूरत है, उसका अधिकार है, साथ ही साथ ये सरकार की जिम्मेदारी भी है। लेकिन क्या आपको लगता है कि वाकई में आम आदमी शायद इस बात को नहीं जानता है, और उसको अगर पानी नहीं मिल रहा है तो वो कहीं ना कहीं ये दब के रह जाता है कि शायद अगर मैं आवाज़ उठाऊं तो मेरी आवाज़ दबा दी जाएगी? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक माध्यम अवश्य होना चाहिए जहां उनको अपने अधिकारों की जानकारी मिले, और जहां वो आकर अपनी समस्याएं जो हैं उनकी बात कर सके। और तीसरा जो वही माध्यम काम कर सकता वो ये है कि जो साइंटिफिक रिसर्च हो रही है, जिनका उनकी ज़िंदगी से एक सीधा जुड़ाव है, उसको भी उस माध्यम के ज़रिए से लोगों तक पहुंचाया जाए, ऐसी भाषा में जो हम सब समझ सकें। तो ये करना एक माध्यम के लिए बहुत ज़रूरी है। साथ ही जो दोनों गेस्ट्स हैं उन्होंने इनोवेटिव आइडियाज़ बताए हैं जो सरकार कर रही है, वो एक साइड पे है, जो लोग खुद अपने मदद करने के लिए कर सकते हैं, उसके बारे में भी जो इनोवेटिव आइडियाज़ हैं उनको भी उस माध्यम के थ्रू ज़रूर लोगों तक पहुंचना चाहिए जी। और सर जाते जाते आपसे भी एक सजेशन ज़रूर लेना चाहेंगे कि सरकारी स्तर पर क्या किया जाना चाहिए ताकि आम आदमी को इस तरह की दिक्कतें ना हो? The government should able to supply as far as possible the drinking water first from the surface water sources. If there are no sufficient surface water sources from groundwater sources, if the groundwater is contaminated, then they have to be treated properly and then they should supply. Along with this, individuals also, they can try to harvest the rainwater for their own purposes. In the worst case, if you are not getting any of these, whatever the water you got, heat it, boil it, and then cool it, and then drink it. That is the last resort. जी, यानी कि आम आदमी जो है वो अपने स्तर पर भी काफ़ी कुछ कर सकता है पानी से होने वाली बीमारियों की जो बात की, यानी कि पानी को उबाल लें, जो मिनिमम जो मेथड अपना सकते हैं लोग, उन पर ज़रूर अमल करके आप साफ़ पानी पी सकते हैं अपने घर में, ये आप कह रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कई चीज़ें उभर कर सामने आई जिसमें सरकारी स्तर पर, इंडिविजुअल स्तर पर और कम्युनिटी स्तर पर, तीनों स्तर पर यदि काम किया जाए तो बहुत अच्छे तरीके से हम इस बात को पुख्ता तरीके से सामने रख सकते हैं कि जो हमारी आने वाली जनरेशन है उसको साफ़ पानी मिलेगा, और उससे सबसे बड़ी बात यह है कि पर्याप्त पानी मिलेगा। तो इसी संदेश के साथ कि जल ही जीवन है और इसे ज़रूर बचाइए, मैं आपसे विदा लेता हूं और अपने तमाम जो गेस्ट आए हुए हैं आज उन सभी का धन्यवाद करता हूं। प्रोफेसर डिमरी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर कंचन, प्रोफेसर राव, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में आए। तो अगली बार एक और कम्युनिटी रेडियो स्टेशन से एक और नए मुद्दे के साथ हम आपसे ज़रूर मुखातिब होंगे। फ़िलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।